हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को फिर से एक बार मॉडर्न एजुकेशन में स्वागत है। और आज हम लोग ऐसे एसएससी सीजीएल का जो क्लास थर्ड है जीके जीएस का, आज हम लोग उसमें देखेंगे। और वही प्रश्न को उठाया गया है जो 2024 में आ चुका है और संभावित है कि उससे संबंधित जो 2025 में आने वाले जो प्रश्न है उन सभी प्रश्नों पर ऐसे हम लोग ऐसे देखेंगे। उनमें से आज पहला जो प्रश्न है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, क्वेश्चन है निम्न में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव पर छापा मारा गया था। तो ऑप्शन है रास बिहारी बोस, नंबर 2 में है हेमू कलानी, नंबर 3 में लिखा हुआ है बादल गुप्ता और नंबर 4 में है सूर्य सेन। जो इसका जो राइट आंसर है, जो चटगांव पर छापा मारा गया था किस क्रांतिकारी द्वारा, तो उसका नाम है सूर्य सेन। क्या नाम है? सूर्य सेन। ये 18 अप्रैल 1930 को भारत के एक महान क्रांतिकारी सूर्य सेन के नेतृत्व में सशस्त्र भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा चटगांव, जो आज ऐसे वर्तमान में जो बांग्लादेश जिसको कहते हैं, वहां पर पुलिस सहायक बलों के सशस्त्रागार पर छापा मारा गया था और इसे लूटने का प्रयास किया गया था। इसे चटगांव शस्त्रागार छापा कहते हैं या फिर इसे ऐसे चटगांव विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो ये कब हुआ था? 18 अप्रैल 1930 ईस्वी में। 18 अप्रैल 1930 ईस्वी में यह ऐसे विद्रोह क्रांतिकारी हुआ था। अब ऐसे जब ये विद्रोह हुआ तो 16 फरवरी 1933 को, 16 फरवरी 1933 ईस्वी में जो सूर्य सेन है, जिसको ऐसे वहां के लोग मास्टर दा के नाम से जानते थे, उसको ऐसे गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। 16 फरवरी 1933 ईस्वी को सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, मास्टर दा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 12 जनवरी 1934 ईस्वी को, 12 जनवरी 1934 ईस्वी, 12 जनवरी 1934 ईस्वी को फांसी दे दी जाती है। क्या दे दी जाती है? फांसी दे दी जाती है। यानी ये जो घटना घटी थी 18 अप्रैल 1930 ईस्वी में और उसे से गिरफ्तार किया गया 16 फरवरी 1933 ईस्वी में और 12 जनवरी 1934 ईस्वी में सूर्य सेन को ऐसे फांसी दी जाती है। अब हम लोग देखते हैं यहां पर ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है रास बिहारी बोस। क्या लिखा हुआ है? रास बिहारी बोस। यह है से गदर पार्टी और आजाद हिंद फौज के गठन में शामिल थे। कौन कौन से? गदर पार्टी और आजाद हिंद फौज का जब गठन हो रहा था उस समय ये शामिल थे। 1912 में ये दिल्ली आए थे और दिल्ली में जो वायसराय है लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का योजना बनाया था। कब? 1912 ईस्वी में उन्होंने ऐसे बम फेंकने की योजना बनाई थी रास बिहारी बोस में के द्वारा, जो दिल्ली के जो वायसराय है लॉर्ड हार्डिंग पर, किस पर? लॉर्ड हार्डिंग पर ऐसे इन्होंने ऐसे बम फेंकने की योजना बनाई। और 1915 में फिर वो जापान चले गए। कहां पर चले गए? 1915 ईस्वी में वे ऐसे रास बिहारी बोस कहां पर चले जाते हैं? जापान चले जाते हैं और वहां पर भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना करते हैं, यानी एक पार्टी का गठन करते हैं जिसका नाम है भारतीय स्वतंत्रता लीग। भारतीय स्वतंत्रता लीग, इसकी ऐसे गठन किया जाता है जापान में 1915 ईस्वी में रास बिहारी बोस के द्वारा। किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा। अब है ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है हेमू कलानी। तो हेमू कलानी जो है, इसका ऐसे हमारे देश के क्या रोल है क्रांतिकारी में? तो इन्होंने ऐसे स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार में बहुत बड़ा इसका योगदान रहा है। स्वदेशी वस्तु यानी हमारे देश का जो वस्तु है उस वस्तु को अपनाना है और विदेशी वस्तु को बहिष्कार करना है, इसमें इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। इसका जन्म जो है 13 मार्च 1923 ईस्वी में सिंध, जो अभी पाकिस्तान में, वहां पर इसका जन्म हुआ था। और इसका एक और बहुत बड़ा ऐसे योगदान रहा है 1942 में, जब हमारे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन जब यहां पर शुरुआत किया गया 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें इसका बहुत ही सक्रिय योगदान रहा। और अंत में 21 जनवरी 1943 ईस्वी को इसको फांसी दे दिया गया। 21 जनवरी 1943 ईस्वी में 21 जनवरी
1943 ईस्वी को इसको ऐसे फांसी दे दिया गया था, हेमू कालानी। इसका बहुत बड़ा योगदान क्या रहा है कि हमारे देश का जो स्वदेशी वस्तु है उसको अपनाना है और विदेशी वस्तु का बहिष्कार करना है, ठीक है। तो इसका ऐसे योगदान बहुत बड़ा रहा है और 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसमें इन्होंने सक्रिय योगदान दिया है। अब आगे देखते हैं बादल गुप्ता, ये कौन थे? बादल गुप्ता ये भारतीय क्रांतिकारी और उपनिवेशवाद विरोधी व्यक्ति थे, यानी वो अंग्रेजों के खिलाफ ऐसे एक क्रांतिकारी थे। उन्हें दिसंबर 1930 ईस्वी में, दिसंबर का महीना 1930 में था, उन्होंने बिनाय बसु और दिनेश गुप्ता के साथ, बिनाय बसु और दिनेश गुप्ता के साथ 1930 ईस्वी में विनय बसु और दिनेश गुप्ता के साथ कलकत्ता के डलहौजी स्क्वायर में जो सचिवालय भवन है जिसका नाम रखा गया है राइट्स बिल्डिंग्स, क्या नाम रखा गया है? राइट्स बिल्डिंग पर ऐसे हमला करने में इन्होंने भाग लिया था, यानी हमला में इन्होंने भाग लिया था। इसका ये रोल है कि अपने देश के क्रांतिकारी में जब ऐसे सचिवालय पर ऐसे हमला किया गया था, बम फेंका गया था, तो राइट्स बिल्डिंग में हमला करने में इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। अगला प्रश्न स्क्रीन में है, लिखा हुआ है जब जल विद्युत में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? ऑप्शन में है दोहरी विस्थापन, विस्थापन, अपघटन, संयोजन। तो इसका है से जल विद्युत में विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है तो ये अपघटन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? अपघटन अभिक्रिया, यानी ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें जैसे मान चलिए कि पानी है, H2O है, क्या है? H2O है, यानी जल है। जल से क्या होता है जब इसको अपघटन किया जाता है तो इसमें ऐसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस विघटित होती है, इसे जल विद्युत अपघटन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या क्या निकलता है? हाइड्रोजन निकलता है और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या होते हैं? विघटित हो जाते हैं, इसीलिए इसको ऐसे जल विद्युत अपघटन के नाम से जाना जाता है। अगला में लिखा हुआ है दोहरी विस्थापन क्या है? दोहरी विस्थापन का मतलब होती है कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो अलग अलग यौगिक के आयन या घटक, दो अलग अलग यौगिक या आयन के घटक आपस में स्थान बदलते हैं। आपस में क्या करते हैं? स्थान बदलते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया से हम लोग समझते हैं, जैसे में बोरियम क्लोराइड है, क्या है? बोरियम क्लोराइड। तो बोरियम जो क्लोराइड है इसको ऐसे अगर ऐसे हम क्या करते हैं? सोडियम सल्फेट के साथ, क्या करते हैं? सोडियम सल्फेट के साथ, सोडियम सल्फेट के साथ ऐसे अगर हम अभिक्रिया करवाते हैं और इसको ऐसे जल में विघटन करते हैं, किसमें? जल के द्वारा ऐसे हम क्या करते हैं? विलयन में इसका ऐसे विघटन करते हैं, तो इससे हमें क्या मिलता है? बोरियम सल्फेट। क्या मिलता है? बोरियम सल्फेट। बोरियम हमें सल्फेट मिलता है और ऐसे ये सल्फेट क्या होता है जो यहाँ पर है वो यहाँ पर आ जाता है, प्लस क्या हो जाता है? हमें सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड हमें ऐसे प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जहां पर दोहरी विस्थापन में क्या होता है कि इसके जो आयन होते हैं या घटक होते हैं या आपस में ऐसे स्थान को बदल लेते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया को हम लोग दोहरी विस्थापन के नाम से जानते हैं। अब एक है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? तो यह एक ऐसी अभिक्रिया है जहां पर दो या दो से अधिक ऐसे अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, यानी सिंगल उत्पाद बनाते हैं। जैसे में से हाइड्रोजन है, क्या है? हाइड्रोजन है, इसको ऐसे ऑक्सीजन के साथ जब मिलाया जाता है तो हमें जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग संयोजन कहते हैं। इस अभिक्रिया में क्या होता है? हमें याद रखना है कि इस अभिक्रिया में, संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, तो उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन में है, देखिए लिखा हुआ है भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टांका का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन में है पंजाब, नंबर 2 में है आंध्र प्रदेश, नंबर 3 में है उत्तर प्रदेश और नंबर 4 में है राजस्थान। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान।
राजस्थान क्या है, एक शुष्क प्रदेश है जहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होती है, इसलिए वहाँ पर वर्षा जल संचयन के विभिन्न उपाय किए गए हैं। इनमें से है एक कुंड या टांका। ये क्या होता है, तो ये वर्षा जल को इकट्ठा करने का एक विधि है। वहाँ पर कुंड या टांका क्या होता है, एक ढका हुआ भूमिगत टैंक है, यानी जमीन के अंदर उसको ढका, यानी जो वर्षा के पानी होता है उसको जमा करने का एक विधि है। ये आप वहाँ के लोग ऐसे घर के जो अंदर है वहाँ पर इसका टांका का प्रयोग करते हैं, बनाते हैं, या फिर गांव के पास या अंदर में घर के अंदर कहीं पर भी इसका उपयोग करते हैं, ताकि ऐसे वर्षा जल को ऐसे वो इकट्ठा कर सके और ऐसे आने वाले समय में उसका उपयोग किया जा सके। इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। इसमें से ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है पंजाब। पंजाब क्या है, पंजाब का नाम ये है से 5 आब यानी 5 नदियों से मिलकर बना है। और ये जो नदियां हैं जिसका नाम है सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। क्या क्या नाम है, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। इन 5 नदियों के कारण इस राज्य का नाम पंजाब पड़ा है, यानी 5 आब। आब का मतलब होता है पानी, यानी 5 नदियों का पानी मिलने से ये पंजाब बना है, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। इसके बाद आते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से निकलने वाली जो नदियां हैं उसका नाम है कृष्णा, गोदावरी, पेन्ना, वंशधारा और नागावली। इनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी निकलती है जिसका नाम है गोदावरी, जिसको ऐसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी जो नदी होता है इसको ऐसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गंगा हो गया, यमुना हो गया, घाघरा हो गया, गोमती, चंबल, बेतवा और सोन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां जो है से उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है गंगा यमुना। गंगा और यमुना जो नदी है यह ऐसे उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। तो इस प्रकार से ये जो पंजाब हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इन सभी से होकर बहुत ही सारी नदियां गुजरती है और वहां पर ऐसे वर्षा भी बहुत अच्छी तरीके से होता है। लेकिन जो राजस्थान है ये अर्ध शुष्क क्षेत्र पड़ता है जहां पर वर्षा की कमी रहती है, बहुत ही कम वर्षा होती है, इसलिए वहां पर वर्षा के जो पानी है उसका संग्रहण किया जाता है कुंड या टांका के माध्यम से। लिखा हुआ है स्क्रीन पर क्वेश्चन, कौन सी स्थिति जिसे पीलिया इक्टेरस के रूप में भी जाना जाता है और आपकी त्वचा के पीलेपन और आंखों के सफेद होने का कारण बनती है। ऑप्शन में लिखा हुआ है पेम्फिगस, नंबर 2 में लिखा हुआ है एक्जिमा, नंबर 3 में लिखा हुआ है एक्टियोसिस और नंबर 4 में लिखा हुआ है जॉन्डिस। जो इसका जो राइट आंसर है जॉन्डिस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉन्डिस इसका राइट आंसर है। ये क्या होता है, जब ये जॉन्डिस होती है तो इसमें होने का क्या कारण है, तो ये बहुत अधिक जो हमारे शरीर में जो हेमोग्लोबिन होता है जिसमें लाल रक्त कण होते हैं, इनके कोशिका के टूटने और लीवर के चोट के कारण ये बीमारी होती है जिसको हम लोग जॉन्डिस कहते हैं। जॉन्डिस होने से हमारे जो शरीर है वो पूरा पीला हो जाता है, जो हमारे शरीर का जो स्किन होता है वो पीला हो जाता है, आंख के जो सफेद भाग है वो भी पीला नजर आने लगता है, तो जिसको हम लोग ऐसे जॉन्डिस के नाम से जानते हैं। इनमें से एक लिखा हुआ है पेम्फिगस। पेम्फिगस क्या है, तो यह भी एक ऑटो इम्यून बीमारी है और यह ऐसे हमारे जो मुंह हो गया, नाक हो गया, गला हो गया, आंख हो गया और हमारे जननांग हैं, इन सभी में छाले हो जाते हैं, यानी ये भी एक प्रकार से स्किन का बीमारी है जिसको हम पेम्फिगस के नाम से जानते हैं। और ये आंख, नाक, कान ये सब में से छाले हो जाते हैं जिसको हम लोग पेम्फिगस के नाम से जानते हैं। एक्जिमा भी एक सामान्य त्वचा बीमारी है, ये भी एक त्वचा का ही बीमारी है जिसमें हमारे शरीर में खुजलाहट हो जाती है, खुजली, ललिमा, सूजन हो जाता है जिसको हम लोग एक्जिमा के नाम से जानते हैं। और ये लास्ट में लिखा हुआ है एक्टियोसिस। एक्टियोसिस भी एक स्किन प्रॉब्लम बीमारी है, यानी त्वचा रोग है, जिसमें क्या होता है, जिसका जो मोटी जो त्वचा होती है, जिसकी चमड़ी ऐसे मोटी होती है, उसका ऐसे सूखी पपड़ीदार बन जाता है, यानी सूखा ऐसे पपड़ी जैसा पूरे शरीर में हो जाता है, जिसको हम लोग एक्टियोसिस के नाम से जानते हैं। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो तीनों जो है, पेम्फिगस हो गया, एक्जिमा हो गया, एक्टियोसिस हो गया, ये सभी क्या है,
त्वचा बीमारी है, त्वचा से संबंधित है। और इसमें क्या होता है, जो हमारे पेम्फिगस में ये हेमोग्लोबिन जो होता है, जो रक्त कोशिका है, इसके टूटने से होता है और लीवर के चोट कारण होता है। इसमें क्या है कि जो दूषित मिट्टी है, पानी है या अन्य शारीरिक जो तरल पदार्थ है, उन सभी के संपर्क में आने से होता है। अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 2024 एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। लिखा हुआ है महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 क्रिकेट का उद्घाटन मैच निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेला गया था। यानी जो उद्घाटन जो मैच हुआ था वह कौन से स्थान पर खेला गया था। ऑप्शन में है मुंबई, नंबर 2 में है दिल्ली, नंबर 3 में है कोलकाता और 4 में चेन्नई। तो इसका जो राइट आंसर है वह से मुंबई है। यानी जो IPL जो 2023 में महिलाओं के लिए जो शुरुआत किया गया था, उसका जो उद्घाटन जो मैच हुआ था वह मुंबई में हुआ था। और यह से एक स्टेडियम है जिसका नाम है DY पाटिल स्टेडियम, वहीं पर ऐसे इसको ऐसे किया गया था। और ये 4 मार्च को, कब इसका उद्घाटन हुआ था, 4 मार्च 2023 ईस्वी में। यह ऐसे मुंबई का एक नवी मुंबई जो स्थान है वहां पर ऐसे इसका उद्घाटन मैच हुआ था। इसके बाद ऐसे 2023 में जब ये उद्घाटन मैच हुआ तो इसमें ऐसे 22 मैच हुए। टोटल कितने मैच हुए थे, 22 मैच हुए थे और इसमें 5 टीमों ने भाग लिया था। महिलाओं के 5 टीमों में भाग लिया था, जिनमें से इसके जो विनर जो है 2023 का वह मुंबई इंडियन रहा और रनर में यानी उप विजेता में दिल्ली कैपिटल ऐसे रनर में रहे। उसके बाद 2024 में भी ये मैच खेला गया था महिला प्रीमियर लीग, जिसमें से इसमें जो विनर जो रहे वो ऐसे रॉयल चैलेंजर जो बेंगलुरु है उसके टीम ऐसे विनर रहे। और ऐसे रनर में ऐसे दिल्ली कैपिटल, कौन रहे थे, दिल्ली कैपिटल, इसमें भी रनर में 2024 में रहे। उसके बाद 2025 में भी, इस वर्ष भी ये WPL जो है महिला प्रीमियर लीग खेला गया, जिसमें से इस मैच में जो विनर इस मैच के रहे वो ऐसे मुंबई इंडियन और रनर में ऐसे दिल्ली कैपिटल। यानी तीनों मैच में 3 बार ये WPL हुआ, इनमें तीनों बार ऐसे दिल्ली कैपिटल ऐसे रनर में रहे उप विजेता में। इनमें से 2023 में मुंबई रनर में रहे, उसके बाद 24 में ऐसे रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और नंबर 2025 में ऐसे मुंबई इंडियन ऐसे फिर एक बार ऐसे विजेता के रूप में घोषित हुए। यानी इन जो WPL जो मैच हुआ इसमें कुल 5 टीमों ने ही भाग लिए थे और इसमें से टोटल ऐसे 22 मैच ही खेले गए थे। अगला प्रश्न लिखा हुआ है स्क्रीन पर, रुद्रदामन के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है। ऑप्शन में है चिरान, प्रयाग, महारौली और गिरनार। इसका जो राइट आंसर है गिरनार। यानी रुद्रदामन प्रथम के द्वारा जो शिलालेखों में जो लिखा गया था उनमें जो शुद्ध संस्कृत का जो है वो ऐसे प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख में आता है, जिसको हम लोग गिरनार शिलालेख कहते हैं। इसको ऐसे जूनागढ़ शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है, गिरनार को। और किस नाम से जाना जाता है, जूनागढ़ शिलालेख के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसका ऐसे रुद्रदामन प्रथम के द्वारा ऐसे 150 ईस्वी के आसपास, कब 150 ईस्वी के आसपास ऐसे इसको लिखवाया गया था। और यह ऐसे गुजरात के जो जूनागढ़ जो गुजरात में है उसमें जो स्थित एक पहाड़ है, पहाड़ी जिसको गिरनार की पहाड़ी कहते हैं, वहां पर यह स्थित शिलालेख है जो शुद्ध संस्कृत से लिखा गया है। किससे लिखा गया है, शुद्ध संस्कृत भाषा से लिखा गया है, जिसको ऐसे गिरनार शिलालेख के नाम से जानते हैं या जूनागढ़ शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। इसका ऐसे लिखाया गया है कब है, 150 ईस्वी के आसपास। किसके द्वारा लिखा गया है, रुद्रदामन प्रथम के द्वारा इसको ऐसे लिखवाया गया है। अब आते हैं ये क्या है, चिरांद क्या है, तो बिहार के जो एक जिला है सारण जिला, वहां पर एक पुरातात्विक स्थल है। कहां पर, बिहार में। बिहार का एक जिला है सारण जिला। सारण जिला में ही एक पुरातात्विक स्थल है जो नवपाषाण काल से पाल वंश के शासन काल तक के निरंतर पुरातात्विक
रिकॉर्ड का वहां पर ऐसे जाना जाता है। यानी ये कब से शुरुआत होती है? नवपाषाण काल से लेकर पाल वंश के शासन काल तक। यानी पाल वंश के शासन का जो वंश है, पाल वंश का जो शासन है, वहां से नवपाषाण काल तक के बीच में है से जो पुरातात्विक स्थल है उसका रिकॉर्ड है से आपको ऐसे चिरान जो बिहार में सारण जिले पर है वहां पर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट में लिखा हुआ है प्रयाग। ये प्रयाग परस्ती है। यह सम्राट समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि जिसका नाम है हरिसेन, सम्राट समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे हरिसेन के द्वारा ये रचित एक लेख है जिसको प्रयाग परस्ती के नाम से जाना जाता है। और इस लेख को समुद्रगुप्त के द्वारा जो 370 ईस्वी में, कब की बात हो रही है? 370 ईस्वी में, 370 ईस्वी में कौशाम्बी से लाया गया अशोक का स्तंभ। यानी समुद्रगुप्त क्या किए थे? 370 ईस्वी में कौशाम्बी में जो अशोक का स्तंभ है उस स्तंभ को ऐसे लाया गया था और उसमें ऐसे प्रयाग परस्ती को लिखवाया गया। इसमें यह चीज लिखा गया है कि समुद्रगुप्त के द्वारा उनके राज्यों का वर्णन है कि समुद्रगुप्त के द्वारा कौन कौन से युद्ध किए और कौन से युद्ध में जीते हैं और जो जीत गए हैं और जो उसके अधीन में जो राज्य हैं उन सभी का है से प्रयाग परस्ती में उसका वर्णन दिया गया है। समुद्रगुप्त के किया गया युद्ध और हारे गए और उसके अधीन आए हुए सभी राज्यों का वर्णन ऐसे प्रयाग परस्ती में दिया गया। ये उसके जो कवि थे हरिसेन, इसके द्वारा ऐसे रचित एक लेख है। अब आते हैं महरौली। ये महरौली क्या है? तो महरौली एक लोह स्तंभ है। ये किस प्रकार का स्तंभ है? लोह स्तंभ है, लोहा का एक स्तंभ है, पिलर है। और ये कहां पर है? तो दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में महरौली स्तंभ है। और इसका जो स्थापना है 5वीं शताब्दी में गुप्त जो शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, किसके द्वारा? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा है से 5वीं शताब्दी में ये बनाया गया था। 5वीं शताब्दी में इसके द्वारा बनवाया गया था। और ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये अभी उस 5वीं शताब्दी में से बनवाया गया और अभी तक यानी 1600 से अधिक वर्षों तक होने के बावजूद भी इस स्तंभ में जंग तक नहीं लगा है। यानी किसी प्रकार का जंग नहीं लगा है इस लोह स्तंभ में, इसीलिए ये प्रसिद्ध लोह स्तंभ में माना जाता है। इसका जो वजन है 6.5 टन है। वजन कितना है? 6.5 टन इसकी वजन में आती है। ये वजन में 6.5 टन इसका वजन है। और इसका जो हाइट है, ऊंचाई है 7.2 मीटर और इसकी ऊंचाई जो है 7.2 मीटर इसकी ऊंचाई आती है। तो इस प्रकार से ये जो महरौली का जो लोह स्तंभ है ये है से चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा है से 5वीं शताब्दी में बनवाया गया था। और ये इसलिए प्रसिद्ध है कि 1600 से अधिक वर्षों तक ये जंग रोधी है, यानी इसमें जंग नहीं लगा है। और इसकी जो वजन है 6.5 टन इसकी वजन है और इसकी ऊंचाई कितना है? 7.2 मीटर ऐसे इसकी ऊंचाई है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लिखा हुआ है स्क्रीन में, अरबी, फारसी और इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोली गई? ऑप्शन है 1781 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में, 1783 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है 1772 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर है 1781 ईस्वी में अरबी, फारसी और इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए 1781 ईस्वी में कलकत्ता में एक प्रकार से मदरसा खोली गई। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1780 में कलकत्ता के मुसलमानों ने एक प्रतिनिधि मंडल के द्वारा, यानी कलकत्ता के जो मुसलमान का एक प्रतिनिधि मंडल जो है वह ऐसे वारेन हेस्टिंग्स से मिलते हैं और उससे अनुरोध करते हैं कि हमारे इस क्षेत्र में एक मदरसा स्थापित किया जाए। तब की बात हो रही है 1780 ईस्वी में। 1780 ईस्वी में मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल है से वारेन हेस्टिंग्स के पास जाते हैं और वो अनुरोध करते हैं कि हमारे इस क्षेत्र में कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना किया जाए जो यहाँ के जो युवा मुसलमान है उसको शिक्षित कर सके, जो यहाँ के मुसलमान लोग हैं उसको ऐसे शिक्षित कर सके, इसीलिए वहां पर ऐसे एक मदरसा की स्थापना की जाए। इसके अनुरोध के परिणाम स्वरूप 1781 ईस्वी में
कलकत्ता में 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की जाती है, जिसका उद्देश्य रहता है अरबी, फारसी और इस्लामिक कानून का अध्ययन करना था। इसको ये स्थापना किया गया था मदरसा, इसको बाद में है से आलिया विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आलिया विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, आलिया विश्वविद्यालय। 1781 में जो मदरसा वहां पर स्थापित किया गया, बाद में यहाँ पर इसका नाम चेंज करके आलिया विश्वविद्यालय रखा गया। मदरसा क्या होता है? ये मदरसा एक अरबी शब्द है, इसका मतलब होता है सीखने का स्थान। मदरसा किस प्रकार का शब्द है? एक अरबी शब्द है, इसका मतलब होता है सीखने का स्थान। तो इस प्रकार से चाहे कॉलेज हो चाहे स्कूल हो, तो ये जो सीखने के जो स्थान होते हैं, उसीलिए वहाँ के लोगों ने 1781 ईस्वी में मदरसा की स्थापना किया जाता है, जिसमें इसका बाद में नाम रखा जाता है आलिया विश्वविद्यालय। अंग्रेजों के द्वारा हमारे भारत की जो प्राचीन संस्कृति है उसको जानना और प्राचीन ग्रंथों को जानने के लिए यहाँ के संस्कृत ग्रंथों के भी जानने की जरूरत था। तो अंग्रेजों ने क्या किया? संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए 1791 ईस्वी में 1791 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया जाता है। 1791 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारे भारत में जो प्राचीन संस्कृत के जो ग्रंथ है, उन सभी ग्रंथों के अध्ययन के लिए, कि जब तक ये कॉलेज विश्वविद्यालय नहीं रहेंगे तो हम ऐसे संस्कृत को कैसे जान सकते हैं। तो संस्कृत को जानने के लिए अंग्रेजों ने हमारे भारत में 1791 ईस्वी में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया जाता है, जिसको ऐसे संस्कृत कॉलेज के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी जो स्थापना जो किया जाता है, उस समय श्री जोनानंद डंकन जो थे और गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया जाता है। तो हमें याद भी रखना है कि 1791 ईस्वी में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया जाता है और 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के द्वारा, उसके अनुमति के द्वारा ऐसे कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किया जाता है, अनुमति मिल जाती है, जिसको बाद में आलिया विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश के वेतन और सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में कब पेश किया गया था? तो लोकसभा में कब पेश किया गया था? ऑप्शन है 23 नवंबर 2021 को, 28 अप्रैल 2021 को, 29 मार्च 2021 को और 27 सितंबर 2021 को। तो इसका जो राइट आंसर है 30 नवंबर 2021 ईस्वी को उच्च न्यायालय और जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके जो न्यायाधीश के वेतन और शर्त का जो संशोधन विधेयक है वह ऐसे 30 नवंबर 2021 ईस्वी को ऐसे पारित किया गया था लोकसभा में। और उस समय विधि और न्याय मंत्री जो थे श्री किरण रिजिजू के द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, वह है 30 नवंबर 2021 ईस्वी को। हाल ही में जो उच्च न्यायालय है और जो सर्वोच्च न्यायालय जो आप देख रहे हैं 2021 में जो वेतन और जो सेवा की जो शर्तें हैं, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की जो वेतन और सेवा के जो शर्त हैं उसके संशोधन विधेयक 2021 में जो लोकसभा में पेश किया गया, ये विधेयक उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश के वेतन, जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश के जो वेतन है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश के जो वेतन है, जो अधिनियम 1954 और जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसके जो वेतन और सेवा की जो शर्तें हैं, जो 1958 अधिनियम इन सभी का संशोधन करते हैं। यानी जो 1954 में उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसको कितनी वेतन होनी चाहिए और उसकी सेवा की क्या उम्र होनी चाहिए, अंतिम इन सभी को जो 1954 जो अधिनियम है उसमें जो लिखा गया है
और 1958 का जो अधिनियम है, जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसके वेतन और सेवा की जो शर्तें होती है, उन सभी का संशोधन किया गया 30 नवंबर 2021 ईस्वी में। यानी 1954 का अधिनियम और 1958 का जो अधिनियम है उसको चेंज करके 2021 अधिनियम लाया गया, पारित किया गया। इसमें ऐसे बहुत सारे ऐसे जो वेतन और सेवा की जो शर्तें हैं उसको परिवर्तन करके इसको लागू किया गया। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट में लिखा हुआ स्क्रीन में लिखा हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी जो ऑप्शन गलत है उसको ऐसे यहाँ पर टिक लगाना। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है, ये न्यायोचित प्रकृति के होते हैं, ये देश के शासन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है, ये सरकार पर नैतिक रूप से बाध्यकारी होते हैं, ये सरकार और आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हैं। तो इसका जो राइट एक तरह से आंसर होगा, यानी इनमें से चारों में जो गलत है वो राइट आंसर में आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये न्यायोचित प्रकृति के होते हैं, ये गलत आंसर, ये हमारा इस ऑप्शन का राइट आंसर में आएगा। इसमें राज्य के जो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, हमारे देश के जो संविधान है, हमारे देश का जो भारत का संविधान है, संविधान का जो भाग 4 है, भाग 4 में इसके बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 36 से 51 तक ऐसे हमारे देश का जो भारतीय संविधान जो बना हुआ है, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक ऐसे राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उसके बारे में वर्णन किया गया है। उनमें से ये 3 ऑप्शन राइट है। लिखा हुआ है, यह देश के शासन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है, देश का जो शासन है उसका दिशा निर्देश प्रदान करती है। दूसरा में ये सरकार पर नैतिक रूप से बाध्यकारी होते हैं, सरकार पर ये नैतिक रूप से क्या होते हैं, जो राज्य का जो नीति निर्देशक राज्य को जो दिया गया है इसमें से ये नैतिक रूप से बाध्यकारी होता है। और नेक्स्ट में लिखा हुआ है, ये सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हैं, यानी ये समाज को और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करते हैं। जो हमारे देश के जो संविधान का जो भाग 4 है, अनुच्छेद 36 से 51 तक इसके बारे में वर्णन किया गया है। अगला और इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? यानी गगन नारंग के द्वारा कौन से ओलंपिक में से कांस्य पदक जीता? ऑप्शन नंबर 1 में है लंदन ओलंपिक जो हुआ था 2012 ईस्वी, एथेंस 2004, बीजिंग 2008 और रियो 2016। तो इसका जो राइट आंसर है, गगन नारंग के द्वारा कांस्य पदक ऐसे लंदन 2012 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता। यानी लंदन जो ओलंपिक हुआ था 2012 ईस्वी में, इसमें ऐसे हमारे भारत के कुल जो 6 ओलंपिक पद जीते गए थे। कितना? कुल 6 ऐसे ओलंपिक पद ऐसे जीते गए थे, मेडल जीते गए थे। इसमें से 2 रजत था और 4 कांस्य पदक था। इसमें 2 ऐसे रजत और ऐसे 4 ऐसे कांस्य पदक थे। 4 क्या थे? कांस्य पदक इसमें जीते थे। यानी 2012 का जो लंदन ओलंपिक है, इनमें भारत के द्वारा मात्र 6 ओलंपिक पद ऐसे जीते गए थे। उसके बाद 2012 के बाद 2016 में ऐसे ओलंपिक हुआ था रियो डी जेनेरो जो ब्राजील में है, वहां पर ऐसे किया गया था। 2016 ईस्वी में ओलंपिक हुआ, हर 4 साल के बाद होती है। इसमें से भारत के द्वारा ऐसे कुल ऐसे 2 पदक ही जीते गए थे। कुल कितने पदक जीते गए थे? 2 पदक ही जीते गए थे। इसमें मात्र भारत को 2 ही पदक मिला था। इनमें से एक पदक जो था रजत पदक जो ऐसे पीवी सिंधु के द्वारा जो बैडमिंटन में, और दूसरा ऐसे कांस्य पदक ऐसे साक्षी मलिक जो है उसको कुश्ती में दिया गया था। इसमें भारत को कुल कितने पदक मिले? 2016 में मात्र 2 पदक, एक ऐसे बैडमिंटन में पीवी सिंधु को और दूसरा ऐसे साक्षी मलिक को कुश्ती के क्षेत्र में मिला। उसके बाद 4 साल के बाद 2020 ईस्वी में ओलंपिक खेल हुआ। तो 2000 ओलंपिक जो हुआ था जापान में टोक्यो शहर में, इसमें भारत ने मात्र 7 ऐसे पदक ओलंपिक जीते थे। इनमें से एक गोल्ड मेडल भी था नीरज चोपड़ा के द्वारा। किसके द्वारा? नीरज चोपड़ा के द्वारा एक स्वर्ण पदक ऐसे
जीता गया था नीरज चोपड़ा के द्वारा। किसके द्वारा? नीरज चोपड़ा के द्वारा एक गोल्ड मेडल भी जीता गया था, जिसमें 2 रजत थे और 4 ही कांस्य पदक था। 2 रजत और 4 कांस्य पदक। तो इस प्रकार से टोटल कितने हो गए? 7 पदक है से 2020 का जो हमारा टोक्यो जापान में जो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत को मात्र 7 मेडल मिले थे, जिसमें से स्वर्ण पदक में नीरज चोपड़ा, उसके बाद रजत में है मीरा चानू और रवि दहिया को। किसको मिला था? रवि दहिया को। इसके अलावा जो 4 है से रजत कांस्य पदक मिले थे उनमें से नाम है 4 में, नंबर 1 में है पीवी सिंधु और दूसरा नंबर में है लवलीना बोरगोहन जो दूसरे नंबर में है, तीसरा में है बजरंग पुनिया और चौथा में है भारतीय पुरुष हॉकी टीम। इसको भी ऐसे हम लोग के इसके यानी 2020 में जो हुआ था टोक्यो में, उसमें हम लोग को ऐसे कांस्य पदक दिया गया था। इसके बाद ऐसे 2024 में जब ओलंपिक हुआ तो ये ओलंपिक पेरिस में स्थापित किया गया, यानी फ्रांस का जो शहर है पेरिस। इसमें भारत ने 6 पदक ओलंपिक जीते थे, 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीते थे। इनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक जीतने वाले विजेता में जिसका नाम है अमन सहरवात, कुश्ती के क्षेत्र में उन्होंने जीता। ये यानी एक रिकॉर्ड बन गया अमर सहरवात का, जो कुश्ती के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? कुश्ती के क्षेत्र में उसको ऐसे ये ओलंपिक पदक मिले थे, वो भी कांस्य पदक। इसमें से नीरज चोपड़ा को रजत पदक दिया गया था। नीरज चोपड़ा ऐसे रजत पदक ऐसे प्राप्त किए। इस प्रकार से जो 2024 में 6 पदक है, इनमें 1 रजत और 5 कांस्य पदक। 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीते गए थे, जिसमें से रजत पदक में ऐसे नीरज चोपड़ा थे, बाकी में कांस्य पदक में थे। और 2028 जो है 2028 का जो ओलंपिक होगा वह USA अमेरिका में किया जाने की संभावना है। 2028 में जो ओलंपिक स्थापित किया जाएगा। अगर आपको ऐसे हमारे जो SSC CGL का ये जो सीरीज अगर आप ऐसे देख रहे हैं और GK GS से लेकर मैथ तक, तो अगर आप ऐसे हमारे इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे हम लोग ऐसे पूर्ण रूप से तैयारी ऐसे SSC CGL का करा रहे हैं। आने वाले समय में और भी बेहतर प्रश्न आपके सामने आएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही सहायता पूर्वक होगा। आप ऐसे जल्द से जल्द इस जो हमारा जो चैनल है मॉडर्न एजुकेशन, इसको ऐसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।